Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm नीरज कुमार कैथल. आज के इस वीडियो में हम किडनी की एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे. लेट्स बिगिन. फर्स्ट पॉइंट, every person have two kidneys situated between T12 to L3 vertebrae. हर ह्यूमन बीइंग में, हर पर्सन में टोटल 2 किडनी होती हैं और इन किडनी की लोकेशन T12 वर्टिब्रा और L3 वर्टिब्रा के बीच होती हैं. इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है. किडनी की लोकेशन T12 और L3 वर्टिब्रा के बीच होती है. किडनीज आर फाउंड बिटवीन T12 एंड L3 वर्टिब्रे. किडनीज आर कवर्ड विथ रीनल कैप्सूल. किडनी जो है वो रीनल कैप्सूल द्वारा कवर्ड रहती है. इस रीनल कैप्सूल का काम है किडनी को प्रोटेक्ट करना. जब भी किडनी पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स आता है तो ये किडनी को डैमेज होने से बचाता है. किडनी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला. किडनी को हम मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला. अभी हम डायग्राम में इस चीज को और ज़्यादा बेहतर तरीके से देखेंगे, क्लियर करेंगे. आइए अब डायग्राम के थ्रू हम किडनी की स्ट्रक्चर को और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं. ये जो रेड कलर से आप आउटर कवरिंग देख रहे हैं, इसे हम रीनल कैप्सूल के नाम से जानते हैं. रीनल कैप्सूल के बारे में हमने अभी आपको बताया था कि ये वो स्ट्रक्चर है जो कि किडनी को आउटर फोर्स से बचाती है, डैमेज होने से बचाती है, इंजरी से बचाती है. इसके बाद इसके अंदर वाला जो पार्ट है उसे मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ और ये रीनल कॉर्टेक्स वाला एरिया कहलाता है. दिस इज कॉल्ड द रीनल कॉर्टेक्स पार्ट. और सबसे अंदर वाला पार्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे हम रीनल मेड्यूला के नाम से जानते हैं. दिस इज कॉल्ड रीनल मेड्यूला. दिस इज कॉल्ड रीनल मेड्यूला पार्ट. सो अगर आपसे सिंपली पूछा जाए तो हम जो किडनी है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. जो सेंटर वाला बीच वाला पार्ट है, ब्लू कलर से आप देख रहे हैं, उसे आप रीनल मेड्यूला कह सकते हैं. और उससे जस्ट ऊपर बाहर की तरफ जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है उसे हम रीनल कॉर्टेक्स कह सकते हैं. और रेड कलर से आप जानते हैं ये रीनल कैप्सूल है. आइए अब कुछ रिमेनिंग पार्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं. ये जो ट्राइंगुलर शेप आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इसे हम पिरामिड्स के नाम से जानते हैं. और ये यहाँ पर रीनल हाइलम है, इसमें रीनल वेन, रीनल नर्व और रीनल आर्टरीज पाई जाती हैं. रीनल हाइलम वाला एरिया रीनल वेन, रीनल नर्व, रीनल आर्टरी को कंटेन करके रखता है. इसके अलावा दिस इज द मेजर कैलेक्स, दिस इज द माइनर कैलेक्स एंड दिस इज द मेजर कैलेक्स. दिस इज द मेजर कैलेक्स एरिया. Now let's talk about the another important structure of kidney, that is nephron. Nephron are found in parenchyma. Nephron जो है renal parenchyma वाले एरिया में पाया जाता है. Nephron are the functional unit of kidney is composed by the glomerulus and tubules. Nephrons को ही हम किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के नाम से जानते हैं और इसका निर्माण ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल्स के मिलने से होता है. नेफ्रॉन सेलेक्टिवली सिक्रीट एंड रीएब्जॉर्ब आयंस एंड फिल्ट्रेट्स इंक्लूडिंग फ्लूइड, वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड एंड बेसिस. नेफ्रॉन जो है कुछ विशेष फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बनाए गए होते हैं. इन्हें हम बॉडी की फिल्टरिंग यूनिट कह सकते हैं. इन नेफ्रॉन्स के द्वारा बॉडी में बने वेस्ट
या ऐसे सब्सटेंस जिनकी शरीर को आवश्यकता नहीं है यूरिन के थ्रू फिल्टर करके बाहर निकाल दिए जाते हैं, और ब्लड में मौजूद ऐसे सब्सटेंस जो कि बॉडी को आवश्यक हैं यूरिन में बाय मिस्टेकनली अगर चले गए हैं तो उन्हें वापस रीएब्जॉर्ब करके बॉडी तक पहुंचा दिए जाते हैं। आइए डायग्राम में जान लेते हैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के इस वाले हिस्से में कैपिलरीज का एक बहुत ज़्यादा बड़ा गुच्छा पाया जाता है। खूब सारी कैपिलरीज यहाँ होती हैं, इसे टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कह सकते हैं, और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। अब ये ग्लोमेरुलस के चारों तरफ ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे हम बॉमन्स कैप्सूल के नाम से जानते हैं। अब इस ग्लोमेरुलस बॉमन्स कैप्सूल से ये ट्यूब जो निकल रही है इसे हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी के नाम से जानते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स यानी पीसीटी के नाम से जानते हैं। ये ट्यूब्स यहाँ से निकलकर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बनाती है। ये जो यू शेप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे हम टुगेदरली लूप ऑफ हेनले के नाम से जानते हैं, और ये लूप ऑफ हेनले आगे जाकर डीसीटी बनाता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बनाता है, और फिर ये डीसीटी आगे जाकर कलेक्टिंग डक्ट वाली स्ट्रक्चर में मिल जाती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले टफ्ट ऑफ कैपिलरीज यानी कैपिलरीज का गुच्छा जिसे आप ग्लोमेरुलस कहते हैं, और उसके बाद बॉमन्स कैप्सूल, उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, फिर लूप ऑफ हेनले, उसके बाद डीसीटी, और फिर कलेक्टिंग डक्ट्स। अब बात करते हैं ग्लोमेरुलस की। Each nephron contains tuft of capillaries which filter large plasma protein and blood cells. हमने अभी डायग्राम में देखा था कि बॉमन्स कैप्सूल के ऊपर कैपिलरीज का एक बहुत बड़ा गुच्छा पाया जाता है। इस गुच्छे को हमने ग्लोमेरुलस नाम दिया था। इस गुच्छे में जैसे ही इफ एफरेंट आर्टरीज के द्वारा ब्लड लेकर आया जाता है, यहाँ पर जो ब्लड का प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और इस गुच्छे से निकलने के बाद इफरेंट आर्ट्रियोल शुरू होती हैं, वहाँ पर प्रेशर काफ़ी कम होता है। इस प्रेशर डिफरेंस के कारण कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स यहाँ से फिल्टर आउट होकर बॉमन्स कैप्सूल की तरफ भेज दिए जाते हैं। यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होता है। बड़े प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स को यहाँ पर फिल्टर आउट कर दिया जाता है। Blood flow into the glomerular capillaries from the afferent arterioles and flow out of the glomerular capillaries into the afferent arterioles. Bowman's capsule, thin double-walled capsule that surrounds the glomerulus. ये thick और डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि ग्लोमेरुलस को चारों तरफ से घेर कर रखती है। Fluid and particles from the blood such as electrolyte, glucose, amino acid and metabolic waste, glomerular filtrate are filtered through the glomerular membrane into a fluid-filled space, Bowman's capsule, and then enters into proximal convoluted tubules. अब इस ग्लोमेरुलस से ये सभी सब्सटेंस जो यहाँ बताए गए हैं फिल्टर आउट होकर बॉमन्स कैप्सूल में आते हैं और फिर वहाँ से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में पहुँचते हैं। अब बात करते हैं ट्यूब्यूल्स की जिसके अंदर पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी आते हैं। Tubules include proximal convoluted tubules, loop of Henle, distal convoluted tubules. Proximal convoluted tubules receive filtrate from glomerular capsules and reabsorb water and electrolyte through the active and passive transport. आपसे ये पूछा जा सकता है कि
प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से किसका एब्जॉर्प्शन होता है? तो आप बताएंगे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर एक्टिवली या पैसिवली रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब जैसे ही ये जो फ्लूइड है वो पीसीटी से लूप ऑफ हेनले की तरफ पहुंचता है, वहां भी वाटर का, एक्सेसिव वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता रहता है और इस जगह पर पैसिवली इस वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। असेंडिंग loop of Henle passively reabsorbs sodium and chloride from the filtrate and helps in maintaining osmolality। अब जैसे ही फ्लूइड लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग पार्ट से गुजरता है, वहां पर सोडियम और क्लोराइड पैसिवली रीएब्जॉर्ब होते हैं और ऐसा करके ऑस्मोलैलिटी को मेंटेन किया जाता है। तो याद रखिएगा, सोडियम और क्लोराइड का पैसिवली रीएब्जॉर्प्शन होता है कहां पर? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाले पार्ट में। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एक्टिवली पासेस रिमूव सोडियम एंड वाटर। यहां पर डीसीटी वाले पार्ट में भी सोडियम और वाटर का एक्टिवली और पैसिवली रीएब्जॉर्प्शन होता रहता है, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में यूरिन बन जाए। The filtrate fluid is converted to urine and tubules, then these urine moves to pelvis of the kidney। अब रिमेनिंग जो फ्लूइड है वो यूरिन कहलाता है। अब इस फ्लूइड को रीनल पेल्विस तक पहुंचा दिया जाता है और रीनल पेल्विस से ये फ्लूइड बाहर किडनी में यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है और फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा द्वारा इसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। सो एवरीवन, आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से इसे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। ये एफरेंट आर्टरीज हैं जो कि ब्लड को लेकर आती हैं ग्लोमेरुलस तक। यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस होने के कारण कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स फिल्टर आउट कर दिए जाते हैं। यहाँ से ये मॉलिक्यूल्स जो हैं बॉमन्स कैप्सूल में आते हैं और फिर पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में आकर इस जगह पर वाटर और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन शुरू होता है। इसके बाद यहाँ से फ्लूइड जो लूप एंड हेनले में पहुँचता है, वहाँ पर भी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जाता है। अब जैसे ही फ्लूइड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से गुजर रहा होता है, वहाँ पर सोडियम और क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन होने लगता है और उसके बाद ये जो बचा हुआ फ्लूइड डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचता है, यूरिन कहलाता है। अब ये यूरिन रीनल पेल्विस तक पहुंचाया जाता है और फिर रीनल पेल्विस से यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचकर वहां से ये बॉडी से बाहर यूरिथ्रा द्वारा एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। सो एवरीवन, ये था कुछ बेसिक अबाउट द किडनी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।